बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है वो है ज़ैबितीज़, रमज़ान और मुतवाज़िन ग़िज़ा। ज़ैबितीज़ के मरीज़ों के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो ग़िज़ा किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करें कि उनको कोई पेचीदगी ना हो, उनकी शुगर लेवल बढ़े ही नहीं और वो पूरे रोज़े जो है वो मतलब तवाज़ुन रहे उनका ग़िज़ा में और वो रोज़े रख सकें बआसानी। आज हमारे साथ जो माहिरीन मौजूद हैं स्टूडियो में, हम अपने माहिरीन का तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद महर, साबिक़ सदर हैं पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी से, कौमी इदारा इमराज़ क़ल्ब में जो है वो प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं खुशामदीद कहते हैं हम आपको। दूसरी मेहमान हमारे साथ हैं मैडम सलमा सिद्दीकी, माहिर ग़िज़ाइयत हैं आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर, मैं पहले प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँगी प्रोफेसर डॉक्टर सईद महर से। सर, मुझे ये बताइएगा कि जो ज़ैबितीज़ के मरीज़ हैं, हम पहले ये सवालात कर चुके हैं लेकिन हम थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे सवालात को। मुझे ये बताइएगा कि जो ज़ैबितीज़ के मरीज़ हैं वो किस तरह जो है वो अपने रोज़े के दौरान कितनी दफ़ा शुगर अपनी टेस्ट करें और क्या पेचीदगियाँ हों, मतलब अगर उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है तो वो क्या इक़दाम करें। तो इस हवाले से हमें बताएं कि पहले तो सहरी के वक्त किस टाइम अपनी शुगर लेवल टेस्ट करें और कितनी होनी चाहिए, ये हमें थोड़ा सा इनिशियली बताइएगा। जी, आपके इनविटेशन का बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इससे भी पहले हमारे जो सारे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए एक छोटी सी गुजारिश ये होती है कि रमज़ान शुरू होने से 4 से 6 हफ़्ते पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें कि उनके कुछ टेस्ट होने चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि इस मरीज़ के लिए रोज़ा रखने में कोई पेचीदगी तो नहीं है, या अगर ये रोज़ा रखेंगे तो कहीं पेचीदगियाँ बढ़ तो नहीं जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वही आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको किस किस टाइम पे अपना शुगर चेक करना चाहिए। इसको अगर मैं अमूमी तौर पे इसका जवाब दूं कि जैसे हम कहते हैं कि जी सहरी से पहले चेक होना चाहिए, सहरी के 2 घंटे के बाद चेक होना चाहिए, मिड डे दोपहर में 12 बजे चेक होना चाहिए, फिर शाम को तकरीबन कोई 3 या 4 बजे के करीब चेक होना चाहिए, अफ्तार से पहले चेक होना चाहिए और अफ्तार के 2 घंटे के बाद। अब ये इतने सारी मरतबा पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी चेक कर सके, हम रिकमेंड भी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो डॉक्टर हैं जो आपको देखते हैं वो आपको बताएंगे कि आपके केस में आपको कितनी मरतबा ये चेक करना चाहिए। और ये ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी वक्त भी आपको फील हो रहा है कि जी मेरा शुगर बहुत कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिन टाइमिंग्स की मैंने बात की इसके अलावा किसी भी टाइम पे अगर आपको ये महसूस हो रहा है तो अपना शुगर ज़रूर चेक करना चाहिए। सही। सर, वैसे अगर सहर के बाद शुगर लेवल कितना होना चाहिए कि वो सारा दिन में मैनेज हो जाए? देखिए, इसका कोई फिक्स जवाब तो नहीं है कि कितना होना चाहिए, लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि आप दवाई क्या ले रहे हैं। कुछ लोग जैसे इंसुलिन पे होते हैं उनके लिए कुछ टारगेट्स थोड़े से लूज होते हैं, कुछ लोग दवाई लेते हैं जो शुगर बहुत कम नहीं करते, जैसे मेटफॉर्मिन की बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो सल्फोनाइल यूरिया लेते हैं जिससे भी शुगर बहुत जल्दी से गिरता है। तो ये जवाब फिर उस अलग अलग मरीज़ के लिए होगा, लेकिन एक जनरल अगर मैं बात करूं कि अगर सैर के 2-2.5 घंटे के बाद अगर आपका रैंडम जो है वो 200 के करीब है तो ये मुनासिब है। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी आपके जो डॉक्टर होंगे, जिसने आपको दवाई दी होगी, वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि आप कौन सी दवाई पे हैं और आपका क्या टारगेट होना चाहिए। लेकिन जनरली थोड़ा सा रमज़ान में हम हमेशा ये करते हैं कि शुगर बहुत कम नहीं होना चाहिए, तो अगर सहर के 2 घंटे के बाद 200 के करीब हमारा शुगर है तो ये मुनासिब है। सही। अगर 100 से कम हो रही है, 2 घंटे बाद उसने सहरी के टेस्ट किया है, तो मरीज़ को क्या करना चाहिए? रोज़ा खोल लेना चाहिए? एक तो शुगर लेवल अगर 100 से कम हो रहा है, 2 घंटे बाद उसने टेस्ट किया है सहरी के बाद, और अगर 300 350 से ज़ायद उसको लग रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? दोनों सूरतों में आपने शायद खुद ही इसका जवाब दे दिया। इसका जवाब फिर मैं उसी तनासब से दूंगा, उसी मंजर के बैक में कि मरीज़ दवाई क्या ले रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि जी किसी ने इंसुलिन लगाई है और उसके सहरी के 1 या 2 घंटे के बाद उसका शुगर 100 से भी कम है, तो अगला ख़तरा ये होगा कि अगले 2 घंटे में ये तो 70 से भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो चेक करता रहता है, उसने इंसुलिन लगाई है और 2 घंटे के बाद उसका सुबह में सहरी के 2 घंटे के बाद शुगर 70 से भी कम हो गया, तो इसका मकसद है कि पूरा दिन निकालना तो नामुमकिन है। तो इसका मकसद फिर ये है कि ऐसे मरीज़ को
रोज़ा खोल लेना चाहिए और फिर आगे चल के उसका कफ़ारा अदा करना चाहिए, दोबारा रोज़ा रख लेना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल हमेशा ये होता है कि ऐसी सूरत की नौबत ना आए तो बेहतर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपनी दवाइयों को एडजस्ट करवाएं, अपना शुगर चेक करते रहें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शुगर का बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना, ये दोनों ऐसी सूरतें जो रमज़ान में अल्लाह न करे बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। सही। मैडम सलमा से मेरा सवाल ये है कि जो ज़्याबितीज़ के मरीज़ हैं उनको सहरी में क्या खाना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। सहरी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि हम सहरी में सारे कंपोनेंट को कवर करें, जितने भी हमारे फूड ग्रुप्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को। जो ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन रख रहा होता है पूरे दिन के रोज़े में, वो कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ता है, ठीक है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है उस पर हम फोकस करें। लाइक दलिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, चक्की के आटे की रोटी का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी प्रोटीन आइटम के साथ, लाइक उसके लिए ऑमलेट है या कबाब हैं, इनके साथ स्टेबिलिटी इफेक्ट भी आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स कार्ब जो फाइबर यानी कि जो भूसी मिला आटा है वो या दलिया, वो आपके शुगर लेवल्स को आधे दिन के रोज़े तक बहुत अच्छा मेंटेन करके चलता है। तो हाइपोज के चांसेस या हाइपर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस तरह से। सही। अच्छा मैडम, हमें ये बताइएगा कि ज़्याबितीज़ के मरीज़ों के लिए मतलब हम अगर कहें कि एक प्रॉपर अच्छी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, मतलब कि वो अगर हम कहें जैसे ज़्याबितीज़ के मरीज़ हैं, अगर सारा दिन उन्होंने रोज़ा रखना है, सहरी की है, 12 से 10 घंटे हैं, कभी उनका दिल भी चाहता है कि वो पराठा भी खाएं, और पराठे के बारे में ये कहा जाता है कि पराठा 12 से मतलब 8 से 10 घंटे लगते हैं उसको हज़म करने में। तो क्या ज़्याबितीज़ के मरीज़ पराठा इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी में? इसके लिए मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, यानी कि आप जो मैदा, जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं ना, उसको अवॉइड करके उसके बजाय आप चक्की के आटे की रोटी का पराठा मतलब हल्के ऑयल के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। वो उसमें ये नहीं है कि आप पराठा नहीं खा सकते, बस ये कि थोड़ा सा आपको रेसिपी थोड़ा सा मॉडिफाई करनी पड़ेगी कि उसमें तेल कम लगा हुआ हो, ठीक है, इस तरह से। बाकी ये है कि जो टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि सहरी अगर जैसे 5:15 बजे इसका एंड टाइम है, तो आपको 1-1.5 घंटे पहले उठ के अपना पूरा एहतमाम करना चाहिए ताकि आपके कंपोनेंट कवर हो जाएं। सलाद है या दालें हैं, उसमें भी अच्छा फाइबर होता है, तो उनके साथ जो है आपका सारे फूड ग्रुप्स अच्छे कवर हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत ओवर ईटिंग हो जाती है, फिर वो तेज़ाबियत का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है इस तरह से। और जितना भी रिफाइंड कार्ब्स खाएंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन आगे जाके पूरे महीने में ये चीज़ें बहुत शिकायत आती हैं इस तरह की। सही। सहरी में आपका कहना ये है कि वो पराठा खा सकते हैं, लेकिन हल्के तेल का रिफाइंड आटे का ना खाएं, भूसी मिला आटा हो, भूसी मिले आटे का जो है वो पराठा खा सकते हैं, कम ऑयल का। कम ऑयल का, जैसे बाजार के पराठे मिल रहे होते हैं या बाजार के नान मिल रहे होते हैं, वो नहीं, वो सब रिफाइंड कार्ब्स में आ जाते हैं, यानी कि उसमें रेशा नहीं होता, तो बहुत जल्दी से एक तो हजम भी हो जाते हैं और वो आपकी शुगर लेवल्स को इतना अच्छा मेंटेन भी नहीं रख रहे होते। सही। सर, आपसे मेरा सवाल है कि ज़्याबितीज़ के मरीज़ अमूमन तली हुई चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जब अफ्तार के वक्त जब अफ्तार करेंगे तो वो पेट भर के जो है वो अफ्तार करें, और पकौड़े ज़रूर होने चाहिए, समोसे ज़रूर होने चाहिए। तो ज़्याबितीज़ के मरीज़ों के लिए कितने नुकसानदेह हैं ये तली हुई चीज़ें ख़ास तौर पे? देखिए, इसका जवाब भी फिर वही आएगा कि डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए रमज़ान में भी अपनी जिस तरह से रूटीन में वो अपने ग़िज़ा का ख्याल करते हैं, बदपरहेज़ी नहीं करते, तो रमज़ान में भी ये कानून लागू होता है। क्योंकि जितना आप ऑयली चीज़ें खाएंगे, मेजॉरिटी मरीज़ वो होते हैं जिनका पहले से ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। अगर आप ऑयली चीज़ें खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल और ख़राब होगा। जितना आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, डायबिटीज़ आपकी ख़राब होगी। तो बेहतर है कि अफ्तार पे भी ऑयली चीज़ों से परहेज़ किया जाए। रूटीन में जैसे फ्रूट हैं, फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। मुसलमान ने जैसे कहा कि जी अगर पराठा खाना है सुबह में तो वो ले सकते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई कर लें। तो उसी तरह अफ्तार में फ्रूट ले सकते हैं। हम चाट लेना चाहें हम चाट ले सकते हैं, लेकिन ऑयल और इस तरह की चीज़ों से जो है ना वो परहेज़ किया जाए तो बेहतर है। सही। सर, नुकसान कितना होगा पेशेंट्स को अगर वो ऑयली चीज़ें एक पूरे महीने में अगर ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे? उसका वही जवाब है जो पहले भी मैंने शायद दिया कि पहले अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अगर पूरा महीना आप इसको इसी तरह से बदपरहेज़ी करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल और आसमान पे चला जाएगा। डायबिटीज़ के मरीज़ को वैसे ही अल्लाह न करे हार्ट अटैक का, फालिज का जो चांस होता है वो डबल से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपने अपना कोलेस्ट्रॉल और ख़राब कर दिया
तो इन दोनों चीज़ों का फिर रिस्क और डबल हो जाएगा। तो ये तो आप अपने ज़बान के मज़े के लिए अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है कि ऐसा किया जाए। सही। अच्छा मैडम, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि अगर सहरी में मतलब अगर हम मुतवाज़न ग़िज़ा की बात करें सहरी में, तो कितनी क्वांटिटी हमारे पास निशास्ता की होनी चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी पे या नहीं, फेनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं मरीज़ या नहीं, और फिर अगर हम देखें दही का इस्तेमाल, ये कॉन्सेप्ट जाता है कि दही शुगर के मरीज़ ना इस्तेमाल करें और दूध इस्तेमाल ना करें, तो हमें बताएं किस तरह हम उसको मैनेज करेंगे, एक पराठा हो, आधा पराठा हो, 2 पराठे हों, किस तरह हम उसको? देखिए, एक तो ये इंडिविजुअलाइज बेसिस पे डाइटरी काउंसलिंग हो रही होती है, बट स्टिल अगर हम जहन में रख लें कि एक प्लेट है उसका आधा हिस्सा जो है वो आपका अनाज का हो और 1/4 हिस्सा आपका प्रोटीन का हो और 1/4 हिस्सा सब्जियों का हो, तो इस तरह से आपका कवर अप हो जाता है, सारे फूड ग्रुप्स कवर हो जाते हैं। उसमें अनाज में आपका दलिया रोटी हो सकता है और प्रोटीन की सोर्सेज में ऑमलेट है या कबाब है, कीमा है या कोई दाल है, और वेजिटेबल्स में आपकी कम तेल में बनी हुई और बहुत ज़्यादा कुक्ड हुई हुई वेजिटेबल्स ना हो, कच्ची सलाद ज़्यादा बेहतर रहती है। इसके अलावा दही का इस्तेमाल बहुत आराम से किया जा सकता है क्योंकि दही एक अच्छा प्रोबायोटिक है जो आपके गट की अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो गर्मी की ज़ाहिर शिद्दत से भी दूर रखता है, प्यास की शिद्दत को भी कम करता है। तो दही डाइल्यूटेड लस्सी में यानी कि थोड़ा सा हल्की लस्सी वो सहरी में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और फेनी और खजला ये चीज़ें ज़ाहिर मीठे के तौर पर सब हमारे कल्चर में भी है, इसमें थोड़ा सा फैटनिंग ज़्यादा हो जाती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि खजला फेनी को ऑप्ट किया जाए। आप सूजी का हरीरा है या हल्की सी सेवैयाँ हैं, ये दूध की फॉर्म इस तरह से ली जा सकती हैं। इवन खजूर भी 1-2 आप सहरी में खा सकते हैं ऐसे सुन्नत भी। और पानी का इस्तेमाल ज़ाहिर है आपको अफ्तारी से लेकर सहरी तक कवर अप करना होता है क्योंकि मेन चीज़ यही होती है कि आपकी एसिडिटी या तेज़ाबियत जो बढ़ा रही होती है वो पानी की कमी भी होती है। अब वो सहरी में थोड़े से 1 घंटे में हम पूरा कवर अप नहीं कर सकते पानी का इंटेक, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अफ्तारी से सहरी तक का जो जितना भी गैप है उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके प्लेन वाटर यानी कि सादा पानी की तरफ फोकस करें। शरबत और इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि ज़ाहिर है इसमें से अगर हम कोई फ्रूट जूस भी बना रहे होते हैं, ताज़ा फल का रस भी निकालते हैं, तो उसमें से फाइबर यानी कि भूसी का कंटेंट निकल जाता है, तो वो आपकी शुगर्स को ज़्यादा तेज़ी से स्पाइक कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप होल फॉर्म में फलों का इस्तेमाल करें। सही। आप ये कह रही हैं कि मतलब अगर एक पराठा ले लिया है तो दही मतलब जो गर्मी में ज़्यादातर रोज़े हैं इस वक्त, जी तो डायबिटिक पेशेंट के लिए दही जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा, आराम मतलब से ले सकते हैं, तेज़ाबियत भी कम करेगा और उनकी पानी की कमी भी पूरी करेगा और एक अच्छा कॉम्बिनेशन है दही के साथ। वाटर कंटेंट वाले जो वेजिटेबल्स होती हैं लाइक उसमें खीरा आ जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आपको वाटर रिक्वायरमेंट को कवर अप रखने के लिए। सही, मतलब सैलेड एक हिस्सा सैलेड थोड़ा सा ज़रूरी है। और वही बात है कि इसको 1 घंटे या आधे घंटे में कवर अप नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को, तो आपको थोड़ा सा अपना शेड्यूल भी जैसे सोकर उठने वाला भी आपको थोड़ा सा उस पर फोकस करना पड़ेगा कि अगर आप तरावी के बाद 10 साढ़े 10 बजे सोने का एहतमाम कर लें तो फिर आप 3 बजे तक उठ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके सारे फूड ग्रुप्स कवर हो जाएं, क्योंकि नशास्ता ही आपको आधे दिन के रोज़े में शुगर लेवल्स को मेंटेन रख रहा होता है। सर, नींद का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। लोग अमूमन जो है वो दोपहर में सो रहे होते हैं लेकिन रात की नींद नहीं ले रहे होते। रोज़े में ख़ासतौर पे डायबिटिक पेशेंट को मैंने देखा है वो रात की नींद नहीं ले रहे होते और ज़्यादातर सहरी के लिए अर्ली उठना पड़ता है, 3 बजे 3:30 बजे आपको उठना है लाजमी। तो नींद कितनी ज़रूरी है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए रोज़े में, ख़ास तौर पे जो जितनी देर वो भूखे रह रहे हैं? देखिए, नींद तो वैसे ही डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से रात की नींद। उसका मिसाल मैं हमेशा अपने मरीज़ों को यूँ देता हूँ कि अगर आप रात का खाना आपने खा लिया 9 बजे के करीब और दूसरे दिन आपने रात का खाना खाया 10-11 बजे के करीब, तो आपकी जो फास्टिंग शुगर है उसी डोज पे जो दवाई आप रूटीन लेते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। लेकिन रमज़ान में क्योंकि एक मजबूरी है हमारी, तो उसके लिए हमेशा ये कि जितनी आप रात में नींद कर सकते हैं बेहतर है। और सहरी के लिए डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि सहरी जितनी लेट कर सके उतनी ज़रूरी बेहतर है। ठीक है, जल्दी सहरी ना करे लेकिन सहरी करना भी ज़रूरी है और जितना लेट करे उतना बेहतर है। हाँ, रात की नींद पूरी नहीं होती, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो उसके लिए उसका दूसरा अल्टरनेट ये है कि दिन में अगर टाइम मिलता है तो दिन में थोड़ी सी 1 घंटे की 40 मिनट की नैप कर ले, तो मेरा ख्याल है कि उसमें
उसका कुछ ना कुछ तो बेहतरी आ जाती है, लेकिन डेफिनेटली रमज़ान में उस तरह की नींद तो पूरी नहीं होती जैसे हम रूटीन में अपनी नींद करते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं सवाल करने से पहले सबसे पहले मैं पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और फॉर्मिवो का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ये ज़ैबितीज़ और रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम मुरतब किए, और बहुत ज़्यादा जो हमारे 3 करोड़ के करीब जो मरीज़ हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पर प्रोग्राम मुरतब किया, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और फॉर्मिवो का। सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि हमें ये बताइएगा कि ज़ैबितीज़ के जो मरीज़ हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा अपनी जैसे उन्होंने बदपरहेज़ी कर ली अफ्तार में या सहर में, वो जैसे एक टैबलेट ले रहे हैं तो वो 2 टैबलेट्स ले लेते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी कर ली है, ख़ुद से ही खुद साख्ता कर लेते हैं। फिर ये भी देखा गया है कि वो यूनिट अगर वो यूनिट ले रहे हैं तो वो बढ़ा के ख़ुद ले लेते हैं कि हमने आज बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है अफ्तार में या सहर में। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि कभी भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहेगी। हमारा डायबिटीज़ के कंट्रोल में सिर्फ आपका ब्लड शुगर नहीं होता, आपकी जो 3 महीने का एवरेज होता है जिसको HbA1c कहा जाता है, उसका बड़ा अमल दखल होता है, क्योंकि आपकी कॉम्प्लिकेशंस आपके HbA1c से ही लिंक्ड होती हैं। तो अगर आपने अपना 2 या 4 यूनिट बढ़ा दी या डॉक्टर के मशवरे के बगैर बदपरहेज़ी करके गोली बढ़ा दी, तो आपका कभी भी HbA1c कंट्रोल नहीं आएगा, आपका शुगर कभी बढ़ेगा कभी गिरेगा, जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो हमेशा मेरा तो यही कहना होता है कि रमज़ान में भी अपनी परहेज़ को वैसे ही रखें जैसे आप रूटीन में रखते हैं, तो उसमें यही होगा कि आपके रोज़े भी अच्छे गुजरेंगे और आपके शुगर का कंट्रोल भी अच्छा रहेगा। सही। तो ज़ैबितीज़ के मरीज़ को अगर डॉक्टर से मशवरा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बिल्कुल बेहतर कि वो ना कि वो खुद साख्ता अपनी जो है वो अद्वियात बढ़ा दें और उसका देर पर नुकसान हो, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में भी हो जा सकते हैं अगर वो ज़्यादा बढ़ाएं तो ले रहे हैं तो। मैडम, मुझे ये बताइएगा, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर ज़ैबितीज़ के मरीज़ के शुगर लेवल असर के बाद या ज़ोहर के बाद उन्होंने चेक किया है, अगर उनका शुगर लेवल कम हो रहा है तो उनकी कौन सी ऐसी ग़िज़ा है कि उन्हें अफ्तार के वक्त लेनी चाहिए जिससे शुगर लेवल उनका बिल्कुल नॉर्मल हो जाए? असर के करीब शुगर लेवल डाउन हो रहा है तो वो तो पहले चेक करना पड़ेगा कि वो डेंजर जोन में तो नहीं आ रहा। सही। वरना ये है कि थोड़ा सा रेस्ट या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाले काम को फ़ौरन से रोक दिया जाए, कि अगर उनको इस तरह की फीलिंग आ रही है रेस्ट के बाद जो पहली अफ्तारी, तो उसमें आप आराम से खजूर का इंटेक भी कर सकते हैं। 2 खजूरों के साथ लेमनेड, नींबू पानी जो होता है बजाय ये कि जो डिफरेंट मशरूबात होते हैं कलर्ड या शुगर कंटेंट वाले, उनको अवॉइड किया जाए। सही। ये 2 चीज़ों लेने के बाद आप फ्रूट चाट आराम से ले सकते हैं बग़ैर चीनी के। खाने का एहतमाम अगर अफ्तार में साथ साथ कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें रोटी, सालन और सलाद इस तरह के कंपोनेंट के साथ। फिर इशा या तरावी के बाद आप हल्का फुल्का चना चाट या फ्रूट चाट इस तरह की चीज़ ले लें, क्योंकि इससे ये होगा कि बहुत हैवी आप अगर डिनर करके सोएंगे तो आपसे सहरी अच्छी नहीं की जाएगी, फिर वो ऑटोमेटिकली आपका रोज़ा इतना अच्छा नहीं गुजरेगा, क्योंकि आपने कम सहरी की हुई है या कुछ लोग स्किप भी कर देते हैं, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। शुगर लेवल्स को मेनटेन नहीं रख सकते इस तरह से। तो अब उसमें यही है कि अफ्तारी में आपकी जो तली हुई ग़िज़ाएँ हैं, वो जैसे डॉक्टर माहिर ने भी डिस्कस किया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी आपके फ्लक्चुएट होते हैं। इसके अलावा आपके बैलेंस डाइट की तरफ नहीं इस तरह से आ रहे होते। हम बहुत ज़्यादा अगर फ्राइड आइटम्स खाएंगे तो हमारी फीलिंग ऑफ फुलनेस इतनी जल्दी से हमारा पेट भरेगा कि जो हमारे असल जो फाइबर कंटेंट फूड हैं वो सब स्किप हो जाते हैं। तो फिर आखिर में या 15 दिन के बाद आपको वीकनेस और इस तरह की ज़रूर अलामत आने शुरू हो जाती हैं। तो उसका बेसिकली रीज़न यही होता है कि हम उसको मुतवाज़न तरह से नहीं ले पा रहे हैं। सही। ठीक है। तो बेसिकली अफ्तार में सहर की तो हमने बात कर ली, बेसिकली अफ्तार में क्या ग़िज़ा होनी चाहिए प्रॉपर लोगों मतलब मरीज़ के लिए? अफ्तार में भी यही है कि आप लस्सी से स्टार्ट कर सकते हैं, खजूर आराम से ले सकते हैं, 2 खजूरें ले ली और उसके साथ लस्सी ले ली विदाउट शुगर। उसके बाद आपने फ्रूट चाट 1 बाउल ले लिया, और खाने का एहतमाम जैसे कि अभी मैंने कहा कि हो जाए साथ साथ मगरिब के बाद तो वो ज़्यादा बेहतर है।
फिर उसके बाद आप अपना चना चाट या दोबारा से फ्रूट चाट हल्का स्नैक के तौर पे लिया जा सकता है। लेकिन उसमें यही है कि आप जो फ्राइड आइटम्स हैं उसके बजाय रेसिपीज़ को मॉडिफाई करके आप बेक्ड या स्टीम्ड या ग्रिल्ड फॉर्म में भी ली जा सकती हैं। जैसे कुछ मीट आइटम्स इस तरह के होते हैं जो डीप फ्राइड, रोस्ट और ये सब कुछ अवॉइड करने हैं। जो डील्स आजकल बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं, उसमें सोडियम कंटेंट इतना ज़्यादा होता है और सारे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है, तो सोडियम कंटेंट आपकी प्याज की शिद्दत को बहुत बढ़ा रहा होता है और उसका टेस्ट भी इतना मतलब डेवलप हो जाता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस की वजह से हम नेक्स्ट मील की तरफ नहीं जा पाते। सही, बिल्कुल। ठीक है, तो इस चीज़ों का ख्याल रखना है, खासतौर पर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की भी बहुत डील्स आई हुई होती हैं, तो वो चीज़ को भी बहुत अवॉइड करना है क्योंकि वो एकदम एम्प्टी स्टमक में आप कैफीन का इंटेक करते हैं तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं सारी। इवन चाय, कॉफ़ी, वो भी इतना ज़्यादा आपको पानी की शिद्दत उसकी वजह से कम हो जाती है। तो बस एक दफ़ा या सहरी अफ्तारी में जिस तरह से आम हमारा रूटीन है तो वो 2 दफ़ा अगर ले ली जाए काफ़ी है। बार बार कॉफ़ी का या चाय का इंटेक भी सही नहीं है। सही, आपका कहना ये है कि बेहतर ये है कि ज़्याबितीज़ के मरीज़ रोज़े के वक्त खजूर लेके और लस्सी थोड़ी सी लेकर खाना खा लें उस वक्त। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर उनके लिए है। मतलब ये बेहतर होगा कि वो खाना खा लें। मतलब अगर वो उस वक्त खाना खा लेंगे तो इशा की नमाज़ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो जैसे तरावी का भी एहतमाम होता है तो उसमें भी एक उनको एनर्जी लेवल एक अच्छा बूस्टअप रहना चाहिए ना कि उनको खड़े होकर नमाज़ पढ़नी है तो वो आराम से उसमें कोई वीकनेस या कोई ऐसा एलिमेंट ना आए। और फिर ये है कि जितने भी हम फ्राइड आइटम्स खाने के बाद सुस्ती भी और बढ़ जाती है। सुस्ती बढ़ जाती है। इसमें यह है कि मैदा के जितने भी फूड आइटम्स हैं वो आपको एंड में जाके फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तेज़ाबियत की शिकायत है, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगी अगर हम इस तरह से बैलेंस और एतदाल के साथ लेके चलें। सही, ये तो आपने बहुत अच्छी मरीज़ों के लिए बात बताई कि अगर वो रोज़े के वक्त खाना खा लें तो और उनके लिए मतलब इशा की नमाज़ और तरावियाँ पढ़ना जो है वो आसान होगा और उनका शुगर लेवल भी डाउन नहीं होगा उससे। जी सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जो ज़्याबितीज़ के मरीज़ हैं जब वो सुबह के वक्त वो वर्जिश कर रहे होते हैं और वो रात के वक्त चहलकदमी उनका मामूल होता है बहुत सारे मरीज़ों का, कि रोज़े के दौरान वो क्या करें? मतलब उनको वर्जिश करनी चाहिए या उनको रात के वक्त चहलकदमी करनी चाहिए या नहीं? जी, उसका बहुत ही आसान सा जवाब है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ रमज़ान में तरावियाँ पढ़ते हैं तो उनको वर्जिश माफ़ है, क्योंकि तरावियाँ में इतनी वर्जिश हो जाती है कि आपकी रूटीन की वर्जिश के बराबर होती है। लेकिन अगर आप किसी वजह से तरावियाँ नहीं पढ़ते तो फिर ये ज़रूरी है कि अफ्तारी के तकरीबन 3 घंटे के बाद फिर आप अपनी रूटीन का जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। लेकिन जो लोग तरावियाँ पढ़ते हैं उनको रमज़ान के पूरे महीने में एक्स्ट्रा किसी वर्जिश की ज़रूरत नहीं है। सही, और जो लोग सुबह में वर्जिश करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको नहीं करना चाहिए? नहीं, रमज़ान में हम सुबह के लिए हम कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए कि आपने जो भी आपने दवाइयाँ ली हुई होती हैं, अगर आप सुबह में वर्जिश करेंगे तो ये यूली होता है कि उनका असर जो है अब्जॉर्प्शन उनकी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें शुगर के कम होने का ख़तरा होता है। सही। तो हमेशा रमज़ान में ये आइडियल चीज़ है कि रमज़ान में जो वर्जिश है वो वही जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि तरावियाँ अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी माफ़ है, लेकिन नहीं अगर तरावियाँ नहीं पढ़ते तो अफ्तारी के 3 घंटे के बाद फिर आप कर सकते हैं। सुबह में मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए। सही, ये आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की, क्योंकि अमूमन लोग जो है ना वो सहरी के बाद तो वो कहते हैं कि हमें वर्जिश करनी है। तो ज़ाहिर सी बात है तरावियाँ 20 रकात तरावियाँ होती हैं तो वो एक्सरसाइज हो जाती है मरीज से, वो कर रहा होता है। कभी अगर देखें तो गर्मी में और ज़्यादा डिहाइड्रेशन की तरफ जाएंगे, डिहाइड्रेशन की तरफ जाएंगे। जी ठीक है। अच्छा मैडम, आपसे मेरा फिर एक सवाल और मशरूबात के हवाले से। अमूमन लोग मशरूबात अफ्तार के वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मशरूबात के बारे में आप मुझे बताइए कि ये जो मशरूबात हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये मरीज़ों को इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और दूसरा, फ्रूट फॉर्म हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है या हम फ्रेश जूस जो हम निकाल के पी रहे होते हैं वो हमारे लिए बेहतर है? जी, पूरे दिन के रोज़े के बाद अगर हम एकदम से जो मशरूबात हैं जैसे जो शुगर कंटेंट या कलर्ड वाले हैं वो जब हम लेते हैं तो वो डायरिया भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी गट एकदम से उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता शुगर कंटेंट को। तो ज़्यादा बेहतर है कि जैसे मैंने बताया कि फ्लूइड्स में आपको सादा पानी, लस्सी या लेमनेड, ये 3 ज़्यादा बेहतर मशरूबात हैं जो आपको सेफ़ रखते हैं। इसके अलावा होल फॉर्म में फ्रूट्स आपको फाइबर भी दे रहा होता है, ठीक है, और इससे जो जूसेस की फॉर्म है उससे सारा फाइबर निकल जाता है। वो जूसेस आपको इतना अच्छा बेनिफिट नहीं कर रहे होते डायबिटीज़ के मरीज़ों में। सही, फाइबर की अगर हम बात करें, जी, फाइबर कितना ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए ख़ासतौर पे रोज़े में?
रोज़े में वो आपके स्टैटी मतलब आपकी भूख के लेवल को थोड़ा सा मुनासिब रखता है। वो बहुत जल्दी से हज़म नहीं हो रहा होता है ना, तो वो आपके ग्लूकोज लेवल्स को भी मेंटेन रख रहा होता है। हाइपोज और हाइपर के चांसेस उससे कम होते हैं। तो वो आपको निशास्ता और जो भी प्रोटीन आइटम में जितने भी बीन्स हैं, रेड बीन, वाइट बीन्स और ब्लैक बीन्स, सफ़ेद काले चनों का सवाल आ रहा होता है यूजुअली कि लोग समझते हैं कि शायद काले अलाउड नहीं है, सफ़ेद अलाउड है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे बीन्स अलाउड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स आराम से सब ले सकते हैं, एक बाउल, और क्वांटिटी पोर्शन कंट्रोल का बेसिकली ख्याल रखना है मेन इसमें। सही। फ्रूट मुझे बताएं क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कौन से फ्रूट हैं जो ले सकते हैं और कौन से फ्रूट ऐसे हैं जो उनको अवॉइड करना चाहिए? अगर वो पोर्शन कंट्रोल में ले रहे हैं तो सारे फ्रूट्स अलाउड होते हैं। जैसे अगर छिलकों वाले, अगर सेब है और चीकू का तो ज़ाहिर छिलका उतार के, बट ये कि एक बाउल अगर वो ले लें एक वक्त में सारी फ्रूट्स को मिला के फ्रूट चाट की फॉर्म में, तो वो आराम से ले सकते हैं। और जैसे बनानाज हैं, खजूर हैं, तो ये भी ली जा सकती हैं, बट ये कि जैसे 2 खजूरें आपने इफ्तार में ले ली और एक बनाना अगर चाट में कटा हुआ है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लिया जा सकता है। सही। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि रोज़े के दौरान अगर शुगर लेवल उनका बढ़ रहा है या रोज़े के दौरान इंसुलिन ली जा सकती है? इंसुलिन लेने से रोज़ा टूटता है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लोगों के जहन में कि शायद इंसुलिन लगाने से, या कुछ इंसुलिन ऐसी हैं कि जो रोज़े के दौरान लगानी होती हैं, मतलब सहरी के बाद लगानी होती हैं। यूजुअली इंसुलिन के लिए आइडियल तो यही है कि रोज़े सहरी और अफ्तार से अफ्तार के बाद और सहरी से पहले, ये वही वाली बात आएगी कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कुछ लोग हैं जो 2 टाइम का इंसुलिन लेते हैं, तो उनके लिए हम उनका डोज एडजस्ट कर देते हैं कि जी आपने जो शाम वाला का जो आपका डोज है उसका भी आधा सहरी पे लगाएं, और जो सुबह का आप डोज लगाते हैं वो शाम में लगाएं, अफ्तार पे लगाएं। जो लोग 1 टाइम का इंसुलिन लेते हैं उनके लिए भी फिर हम यही करते हैं कि हम उनके इंसुलिन को एडजस्ट करके शाम के टाइम में, अफ्तार के बाद या तरावी के बाद अगर मैं कहूँ, वो उसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं कि आपके रमज़ान में इसका जो लेवल है वो या डोज का जी मिकदार है वो इतनी कम होनी चाहिए। तो हमेशा ये ज़रूरी है कि जो लोग इंसुलिन पे भी हैं वो इंसुलिन लगा सकते हैं रमज़ान में, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी डोज अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ उसको एडजस्ट करें, ठीक है। एक चीज़ और जो आपने सलमा से पूछी अपने फ्रूट्स के बारे में और जूसेस के बारे में, ये अक्सर बहुत कॉमन सवाल होता है, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। माशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, फाइबर तो ज़रूरी है, लेकिन एक छोटी सी मिसाल मेरी ये होती है कि अगर आप एक गिलास जूस का बनाते हैं, ठीक है, ऑरेंज का, तो कम से कम उसमें 4 से 5 ऑरेंज आएंगे, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उसमें फाइबर भी निकल गया, तो सैटिस्फैक्टरी वाला काम भी खत्म हो गया। हम हमेशा कहते हैं कि जी 1 से 2 फल खाएं मुख्तलिफ टाइम पे, जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। अगर आप 4 या 5 फल का जूस लेंगे तो आपका शुगर तो एकदम से शूट करेगा, जो बजाते खुद एक खतरनाक चीज है। लेकिन अगर आप फल खाएंगे तो फाइबर के साथ खाएंगे, पेट भी भरेगा और आपका शुगर भी एकदम से शूट नहीं करेगा। तो ये एक कंसेप्ट है कि हम कहते हैं कि जी जूस ना लें, सिर्फ फल खा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि फाइबर भी साथ में होगा, क्वांटिटी भी वो होगी कि आपका शुगर स्विंग नहीं करेगा कि एकदम से आपका बहुत शुगर बढ़ेगा नहीं। सही सर, लेकिन इसी में ही एक सवाल मैं आपसे करूंगी, जैसे लोग शेक पी रहे होते हैं, उन्होंने मैंगो का शेक ले लिया दूध के साथ, मतलब वो तो पूरा फाइबर उसके साथ ही आ जाता है, बनाना का या चीकू का अगर वो शेक ले रहे हैं दूध के साथ, तो वो कितना, मतलब वो नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है? अब उसमें यही है कि जैसे स्ट्रॉबेरीज का बना रहे हैं तो 2 स्ट्रॉबेरीज या 3 स्ट्रॉबेरीज के साथ अगर वो दूध में शेक बना लेते हैं तो वो इशू नहीं है, क्योंकि उसमें चीनी नहीं डालेंगे ना क्रीम डालेंगे। क्रीम और शुगर के बगैर जो शेक्स बन रहे होते हैं, अगर वो छोटा केले के साथ भी बना लें और आम के जैसे मौसम आ रहे होते हैं उसमें पोर्शन कंट्रोल करके टेस्ट के लिए उसको डेवलप कर लें, टेस्ट चेंज करने के लिए शेक्स बना रहे होते हैं ना, कि पूरा आम और दूध, इतना बड़ा आम इस तरह से नहीं बनाना है, वो तो होल अलग से खाना है। जैसे डॉक्टर मेहर ने कहा कि ज़ाहिर जूस एक पूरा फुल ग्लास बनाने के लिए 3-4 फल यूज़ होते हैं, लेकिन शेक में तो आप आराम से सिर्फ टेस्ट डेवलप करने के लिए 2 से 3 स्ट्रॉबेरीज या 1 चीकू इस तरह से ले सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पोर्शन कंट्रोल हो जाता है। सही, मतलब आप कम क्वांटिटी लें, दूसरा उसमें क्रीम ना डालें और उसमें चीनी ऐड ना करें शेक में, तो मरीज ले सकते हैं। मतलब उनके लिए वो मुतवाज़न ग़िज़ा ही चेंज चाहिए होता है, वैरायटी चाहिए होती है, तो उसमें इस तरह से शेक्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं, वरना दूध अलग और फल अलग, वो तो एक है कंपोनेंट, बट वैरायटी के लिए आप इस तरह से भी
बना सकते हैं। अगेन मैं एक सवाल इसी पे करूँगी कि आम बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं कि वो कहते हैं कि हम कितने आम क्वांटिटी में खा सकते हैं। ज़ायबिटीज़ के मरीज़ ख़ासतौर पे वो कहते हैं हमें उसका शेक भी पीना है, और आम ख़ासतौर पे उनके लिए बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि रात में भी वो आम खा रहे होते हैं और रोज़े के अफ्तार के बाद भी वो आम खा रहे होते हैं। उसमें ये है कि पूरा आप डाइटरी पैटर्न को भी फोकस रखें कि सहरी और अफ्तारी में आपके सारे फूड ग्रुप्स भी कवर्ड हों, और आम की क्वांटिटी भी पोर्शन कंट्रोल करके आप मीडियम या छोटा आप ले सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चख भी नहीं सकते। वो कुछ आते हैं पेशेंट के, वो बिल्कुल सालों से उन्होंने आम को हाथ भी नहीं लगाया होता, तो वो सुन के बहुत खुश होते हैं कि अच्छा छोटा सा अलाउड है। तो ऐसी बात नहीं है कि उसमें भी फाइबर कंटेंट है, लेकिन बस ज्यादती नहीं करनी, पोर्शन कंट्रोल करके आप ले सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल एक आम आप हाँ, अफ्तार मीडियम में साइज का, ले छोटे सकते हैं। साइज का। अगर फ्रूट चाट में थोड़ा सा आ जाता है तो कोई इशू नहीं है, उसमें आराम से लिया जा सकता है। ठीक। और तरबूज के बारे में आप क्या कहेंगे? तरबूज और खरबूजा खास तौर पे, मतलब वो तो पानी की आपकी क्वांटिटी भी पूरी कर रहा होता है। और तरबूज भी अगर जैसे बड़े फल होते हैं जिनको काट के खा रहे होते हैं, तो वो 1 कप का हिसाब रख के वो आप एक वक्त में ले सकते हैं। पूरे दिन में 2 फल की क्वांटिटी जैसे अगर हमें कवर करनी है तो आप सहरी में भी उसको 1 कप का ले सकते हैं और अफ्तारी में भी। फ्रूट चाट में तो आपके सारे आते हैं, लेकिन अगर सिर्फ स्पेसिफिकली तरबूज को देखें तो वो 1 कप का हिसाब रख के आप एक वक्त में ले सकते हैं आराम से। मतलब कटिंग हुआ हुआ 1 कप, कटा हुआ कटा हुआ 1 कप जो है आप तरबूज का ले सकते हैं। जैसे मेलन है और ये वाटरमेलन है, ये दोनों बड़े फ्रूट्स होते हैं ना, तो उसको आप काट के 1 कप का हिसाब रख लें। ठीक है।